हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं मंजू सोलंकी यूजीसी नेट पेपर वन की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट कर चुके हैं पेपर वन में, जिसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन और लॉजिकल इक्विवेलेंट के बारे में स्टडी की थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में आर्ग्यूमेंट के बारे में, कि यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट कितने टाइप्स का होता है, और इसके बाद हम स्टडी करेंगे कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के बारे में। जो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जब हमने पार्ट आपको करवाया था तो उसमें कुछ रह गया, तो उसमें हम आपको क्वालिटी क्वांटिटी और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं समझा पाए थे। आज हम कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के नाम के साथ उनकी क्वालिटी क्वांटिटी और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझेंगे। इसके साथ ही इस क्लास में डिस्कस किया गया वैलिड स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या होता है, मीन्स मेजर प्रीमाइस कैसे आती है, माइनर प्रीमाइस कहाँ पर आती है, कंक्लूजन कहाँ पर आता है। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके पास स्टेटमेंट दे रखी होती है उसमें मिडिल टर्म कौन सी होती है, मीन्स कॉमन टर्म कौन सी होती है, जिसे कैंसलिंग टर्म भी कहा जाता है, मेजर टर्म कौन सी होती है। इसके साथ डिस्कस करेंगे माइनर टर्म और पॉपुला के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हम इंडक्टिव डिडक्टिव और एब्डक्टिव रीजनिंग के बारे में समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो रहा है, यहाँ पर आर्गुमेंट की डेफिनेशन दी गई, तो इसे स्टडी कर लेते हैं और फिर अपने वर्ड्स में आपको समझाऊंगी कि आर्गुमेंट क्या होता है। तो जो आर्गुमेंट होता है, इसमें क्या होते हैं, जब आप किसी बात को सच साबित करने के लिए कुछ कारण सबूत मीन्स कुछ रीजन या एविडेंस देते हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, आर्गुमेंट कहा जाता है। इसे समझने के लिए दो जरूरी पार्ट्स को समझना जरूरी होता है। एक होता है इसमें प्रीमाइस और सेकंड होता है कंक्लूजन। जो प्रीमाइस होता है, प्रीमाइस का अर्थ होता है जो सबूत आप अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड होता है कंक्लूजन, मीन्स निष्कर्ष, मीन्स वह आखिरी बात या दावा जो हम साबित करना चाहते हैं, जिसके द्वारा हम साबित कर पाते हैं कि हमारा आर्गुमेंट कहाँ तक सच है। तो अपने वो वर्ड्स में समझ ले तो आर्गुमेंट क्या होता है। आप सभी इस शब्द से अनजाने नहीं है। अधिकतर हमें देखने को मिलता है एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी बात को रखने की कोशिश करता है, तो जब दूसरा व्यक्ति उसकी बात को नहीं सुनना चाहता है तो वह भी उसके अपोजिट बात रखता है, तो इससे दोनों के बीच क्या स्टार्ट हो जाता है, एक आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाता है। डेट्स ऑल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट में तीन प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट पहले देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। एक होता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। सेकंड होता है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट और थर्ड होता है एबडक्टिव आर्ग्यूमेंट। आप देखेंगे कि जिस प्रकार टाइप्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में तीन प्रकार के रीजनिंग होते हैं, इंडक्टिव डिडक्टिव और एब्डक्टिव, उसी प्रकार टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट में तीन प्रकार के आर्गुमेंट होते हैं, डिडक्टिव इंडक्टिव और एब्डक्टिव। अब एक एक करके सभी को समझ लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है, डिडक्टिव आर्गुमेंट वह होता है जहां पर जो हमारी प्रेमाइस होती है, वह जो प्रीमाइस मीन्स जो सबूत है सच है, जब कंक्लूजन को 100% सच साबित करती है उसे कहा जाता है। मीन्स डिडक्टिव आर्गुमेंट का मतलब हो गया जब हमारा कंक्लूजन प्रीमाइस से निकले और वह 100% ट्रू हो तो उसे कहा जाएगा डिडक्टिव आर्गुमेंट। एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर प्रीमाइस 1 दे रखी है कि ऑल ह्यूमंस नीड वाटर टू सर्वाइव, मीन्स सभी इंसान को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। प्रीमाइस 2 दे रखी है कि एलेक्स इज ए ह्यूमन, कि एलेक्स एक मनुष्य है, तो कंक्लूजन निकला कि देयरफॉर एलेक्स नीड्स वाटर टू सर्वाइव, तो इसलिए एलेक्स को भी जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, जल की। तो ये डिडक्टिव आर्गुमेंट का एग्जांपल हो गया। दैट्स ऑल। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टिव आर्गुमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है आगमनात्मक तरफ। जो इंडक्टिव आर्गुमेंट होता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी प्रेमाइस होती है, प्रेमाइस जो कंक्लूजन निकलता है वह 100% ट्रू नहीं होता है। मीन्स प्रोबेबली भी हमें ट्रू मीन्स उम्मीद हो सकती है, वह ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। डेट्स ऑल। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि प्रेमाइस दे रखी है कि द फर्स्ट 5 शॉपकीपर्स, कि जो पहले 5 दुकानदार हैं, आई मीट इन दिस मार्केट पर वेरी पोलाइट, जिनसे मैं मिला वे काफी विनम्र है।
तो कंक्लूजन निकला कि देयरफॉर ऑल शॉपकीपर्स इन दिस मार्केट आर पोलाइट। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि इस बाजार के सभी दुकानदार विनम्र हैं। लेकिन यह कथन गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है कि हम 3 या 4 व्यक्ति से मिले हो जो कि हमें पोलाइट देखने को मिले। इससे हम जितने भी शॉपकीपर्स है इस मार्केट में उनको पोलाइट नहीं कह सकते, क्योंकि उनमें से कुछ एग्रेसिव भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गया इंडक्टिव आर्गुमेंट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एब्डक्टिव आर्गुमेंट। तो जो अब्डक्टिव आर्गुमेंट होता है जिसे हिंदी में अपवर्णात्मक तर्क कहा जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इन्फ्रेंस टू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन इसे कहा जाता है। मीन्स यहाँ पर आपके सामने जो कुछ दिखाई दे रहा है उसके आधार पर आप सही अंदाजा या बेस्ट गैस लगाने की कोशिश करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि आपको प्रीमाइस दे रखी है, आप उठते हैं, यू वेक अप एंड सी दैट द ग्रास आउटसाइड इज वेट। मीन्स आप सुबह उठे और आपने देखा कि बाहर घास गीली है। तो इससे आपने क्या कंक्लूजन निकाल लिया, इट प्रोबेबली रेन लास्ट नाइट, कि शायद रात को बारिश हुई हो। तो एब्डक्टिव आर्गुमेंट अभी हमने समझा था कि इसमें हम बेस्ट तुक्का मीन्स बेस्ट गैस लगाने की कोशिश करते हैं। ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि इसमें प्रीमाइस है कि आप सुबह उठते हो देखते कि बाहर घास गीली है, तो आपने इससे क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि रात को बारिश हुई। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप जब सुबह उठे तो आपके सुबह उठने से पहले माली ने जो आपके बरामदे की ग्रास है उसमें पानी छिड़क दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। दैट्स ऑल। हमें टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट में सिर्फ इतना ही अपने पेपर 1 के लिए स्टडी करना था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आर्गुमेंट्स के टाइप्स को। तो अभी हमने देखा था कि आर्गुमेंट 2 प्रकार का होता है, एक होता है डिडक्टिव, एक होता है इंडक्टिव। लेकिन इनके भी हमें फर्दर पार्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जो डिडक्टिव आर्गुमेंट होता है इसको बांटा गया है वैलिड और इनवैलिड में। और आगे वैलिड और इनवैलिड को भी फर्दर पार्ट में बांटा गया है। वैलिड आर्गुमेंट को कहा जाता है साउंड, और जो इनवैलिड होता है इसे बांटा गया है अनसाउंड। एक एक करके हम इन सब पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड आर्गुमेंट आता है इंडक्टिव, जिसे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है स्ट्रॉन्ग और सेकंड होता है वीक। जो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होता है यह क्या हो सकता है, यह अनसाउंड भी हो सकता है या साउंड भी हो सकता है। और जो हमारा वीक आर्गुमेंट होता है यह क्या होता है, जो वीक आर्गुमेंट होता है यह हमेशा में अनसाउंड देखने को मिलता है, अनसाउंड देखने को मिलता है। अब हम एक एक करके टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट। अभी हमने देखा था, एक शॉर्ट में इसको समराइज कर लेते हैं। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट हमने स्टडी किया था कि जहां पर जो हमारा कंक्लूजन होता है वह नेसेसरली टेकन फ्रॉम द प्रीमाइस, मीन्स जो हमारा कंक्लूजन होता है वह प्रीमाइस से निकल रहा है और 100% ट्रू होता है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर डिडक्टिव आर्गुमेंट का एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे प्रीमाइस 1 है कि ऑल बैट्स आर मैमल्स, प्रीमाइस सेकंड है कि ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड। तो हमारा कंक्लूजन निकला कि सो ऑल बैट्स आर वार्म ब्लडेड। अब हम समझ लेते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट जो हमने फर्दर पार्ट की है वैलिड और इनवैलिड, उसको समझ लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे वैलिड और इनवैलिड में कैसे डिवाइड किए सकते हैं। तो वैलिड और इनवैलिड जांच करने के लिए हम आर्गुमेंट को वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमें एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, उसका एक वेन डायग्राम क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक प्रेमाइस को पढ़ते चलना और साथ साथ डायग्राम बनाना है। जैसे कि प्रेमाइस 1 है कि ऑल बैट्स आर मैमल्स, तो ये हो गए बैट्स। ऑल बैट्स मीन्स जितने भी बैट्स है वे क्या है, मैमल्स है, मैमल्स। इसके बाद हम सेकंड प्रीमाइस को पढ़ते हैं, जिसमें दे रखा है ऑल मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, कि जितने भी मैमल्स है वे क्या है, गर्म खून है, वार्म ब्लडेड। तो हमारा कंक्लूजन अब देख लेते हैं, जिसमें लिखा गया है कि सो ऑल बैट्स आर वार्म ब्लडेड। तो हम देखते हैं कि अंदर से बाहर की तरफ कंक्लूजन निकल रहा है, बैट्स टू वार्म ब्लडेड की तरफ हम जा रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा,
तो ये आर्गुमेंट हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, क्योंकि वेन डायग्राम के थ्रू जब हम इसे समझते हैं तो कंक्लूजन राइट निकल रहा है। इसके बाद साउंड और अनसाउंड को हम चेक कर देते हैं। तो साउंड कैसे हो जाएगा, अगर ये रियल लाइफ से रिलेटेड है तो साउंड हो जाएगा, रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है तो अनसाउंड हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को हम क्या है, रियल लाइफ से कंसिडर कर सकते हैं, यस। तो ये क्या हो जाएगा, एक साउंड आर्गुमेंट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट का एक और फीचर, जिसमें हमें पता चलता है कि जो हमारी जो प्रीमाइस होती है आर्गुमेंट की, यदि वह ट्रू दे रखी है तो इसका कंक्लूजन कभी भी क्या नहीं हो सकता है, फॉल्स नहीं हो सकता है। अब हम एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। जो डिडक्टिव आर्गुमेंट का जो सेकंड फर्दर फाइट है टाइप है इनवैलिड, उसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें वेन डायग्राम बनाना होगा। तो यहाँ पर दे रखा ऑल बैट्स आर, जितने भी बैट्स है वे क्या है, मैमल्स है। और इसके बाद दे रखा है कि जितने भी मैमल्स है वे क्या है, वार्म ब्लडेड। इसके बाद हम कंक्लूजन देखते हैं, जिसमें दे रखा है सो बैट्स आर फुल ब्लडेड। तो बैट क्या हो जाएगा, फुल ब्लडेड नहीं, वे तो वार्म ब्लडेड है। तो ये कैसा डायग्राम है, तो इस डायग्राम से पता चलता है कि जो एग्जाम्पल दे रखा है ये कैसा है, ये है इनवैलिड आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल दे रखा है। अब हम देख लेते हैं कि रियल लाइफ से रिलेटेड है या नहीं। तो हम देखते हैं रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, इसमें जो स्टेटमेंट दे रखी, तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अनसाउंड। अनसाउंड, दैट्स ऑल। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट में इंडक्टिव आर्गुमेंट। तो सबसे पहले इंडक्टिव आर्गुमेंट को समझ लेते हैं। तो जो इंडक्टिव आर्गुमेंट होता है, इसमें जो कंक्लूजन होता है प्रोबेबली टेकन फ्रॉम द प्रीमाइस, मींस यहाँ पर जो कंक्लूजन होता है वो 100% ट्रू नहीं होता है, वह प्रोबेबली भी ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू हम इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो एक स्लाइड को ऐड कर लेते हैं, जिसमें हम समझते हैं कि जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है उसे कितने फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बार उसे समराइज कर लेते हैं। तो जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और एक होता है वीक। और ये स्ट्रॉन्ग को इस कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसे कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग को कोजेंट कहा जाता है, और जो वीक आर्गुमेंट होता है इसे अनकोजेंट कहा जाता है, अनकोजेंट कहा जाता है। अब हम एक एक करके इन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर इंडक्टिव आर्गुमेंट का एग्जाम्पल दे रखा है कि महमूद इज ए लॉ स्टूडेंट, कि जो महमूद है वह किसका, लॉ का विद्यार्थी है। प्रीमाइस टू है कि मोस्ट ऑफ द लो स्टूडेंट, की जितने भी लो स्टूडेंट होते हैं उनके अधिकतर के पास क्या है, एक अपना लैपटॉप है। तो हम कंक्लूजन निकालते हैं कि सो प्रोबेबली मोहम्मद ओन्स लैपटॉप। तो यहाँ पे आपको हिंट मिल गया, प्रोबेबली मींस ये है जो कंक्लूजन ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी। तो इससे आपको ये तो कंसिडर्ड हो गया कि यह एक इंडक्टिव आर्गुमेंट का टाइप्स है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रॉन्ग और वीकनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं कि यह कैसा आर्गुमेंट है। यह है एक वेन डायग्राम के थ्रू से चेक करते हैं। तो इसमें देखा है कि जो मोहम्मद है क्या है, ये लो का स्टूडेंट है। मोहम्मद है लो का स्टूडेंट है, और जितने भी लो के स्टूडेंट हैं वे क्या है, उनके पास अपना लैपटॉप है। तो इस वेन डायग्राम हमारा क्या नहीं रहा, बन नहीं रहा है। तो ये कैसा है, ये वीक, ऐसा भी हम कह सकते हैं। या इसे हमें एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझ में आ रहा है कि जो महमूद है वह एक विद्यार्थी है, जिसको कहा जा रहा है कि वह एक लो का स्टूडेंट है। और इसके बाद ऑल आ गया, मीन्स मोस्ट, जो अधिकतर स्टूडेंट है उनके पास अपना लैपटॉप है। तो हमने क्या परिणाम निकाल लिया कि जो महमूद है वह ओन्स लैपटॉप, उसके पास भी अपना लैपटॉप होगा। लेकिन ये गलत भी हो सकता है, प्रोबेबली हमें यहाँ पर देखने को मिल गया था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि और हमें यहाँ पर अनुमान लगाते हैं कि सभी एक व्यक्ति के आधार पर सभी व्यक्ति का अनुमान लगा लेते हैं, कैसा हो जाएगा, ये वीक आर्गुमेंट हो जाएगा। वीक है तो इसे अनकोजेंट कहा जाएगा। इसके बाद हम स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट को समझने की एक स्लाइड ऐड करते हैं। तो हमने देखा प्रेमाइस वन कहता है कि जो हमारे पास फ्रीज है, फ्रीज में क्या रखी है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी है। क्या रखी है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी है। कितनी बोतल रखी है, 90 बोतल रखी है। अब प्रीमाइस टू कहता है कि
इसमें से हमने कितनी बोतल निकाली? इसमें से हमने 80 बोतल निकाली, जो क्या मिलती है हमें? क्या मिलती है? कोक की मिलती है। तो अब हम कंक्लूजन पूछते हैं, जो जितनी भी ओल बोतल्स हैं, इस जितनी 90 बोतल्स है, ये सारी क्या है? कोक है। तो ये कैसा आर्गुमेंट होगा? ये स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव आर्गुमेंट का एग्जांपल हो गया। अगर रियल एक्सीलेट ही सच कोजेंट हो जाएगा, तो लेकिन रियल एक्सीलेट हो सकता है, तो ये कैसा हो गया? ये कोजेंट हो गया। दैट्स ऑल। हमें इसमें इतना हाइलाइट करना था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होती है वह कितने टाइप्स की होती है। तो हमने पहले ही पार्ट 1 में इसको समझ लिया था कि 4 टाइप की होती है, जिससे कहा जाता है ए, ई, आई, ओ। ए को रिलेट करते हैं ओल से, ई को रिलेट करते हैं नो से, आई को रिलेट करते हैं सम से, और ओ को रिलेट करते हैं सम नोट से। अब हम बात कर लेते हैं इनकी क्वालिटी की। क्वालिटी मीन्स इनकी गुणवत्ता को डिस्कस कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ओल होती है की क्वालिटी पॉजिटिव है नेगेटिव, वो देख लेते हैं। तो ओल पॉजिटिव होता है, जिसे कहा जाता है अफर्मेटिव, तो इसकी क्वालिटी हमें अफर्मेटिव देखने को मिलती है। नो की क्वालिटी हमें नेगेटिव देखने को मिलती है। सम की क्वालिटी भी अफर्मेटिव देखने को मिलती है, और सम नोट की क्वालिटी हमें क्या देखने को मिलती है? नेगेटिव देखने को मिलती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी को डिस्कस करने के लिए इस साइड ए, ई, आई, ओ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ए की क्वालिटी को चेक करते हैं। तो ए की क्वांटिटी कैसी होती है? तो ए की क्वांटिटी होती है यूनिवर्सल। ई की क्वालिटी भी कैसी होती है? यूनिवर्सल। आई की क्वालिटी कैसी होती है? आई की क्वालिटी होती है पर्टिकुलर। ओ की क्वालिटी क्या होती है? पर्टिकुलर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और अनडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो एक बार कैटेगरी प्रोपोजिशन को लिख लेते हैं ए, ई, आई, ओ। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूएन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ए में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब ए की मीन्स ओल की जो स्टेटमेंट होती है, इसमें हमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है? सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फिर ई की बात करते हैं मीन्स नो की। यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है? यहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। अनडिस्ट्रीब्यूशन में क्रॉस आ जाएगा। इसके बाद आता है सम। सम में क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है? सम में हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही क्या होते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इसके बाद आता है ओ, जिसे सम नोट कहा जाता है। इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलता है प्रेडिकेट, और जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो होता है सब्जेक्ट। तो इसे याद करने की ट्रिक होती है, जो ए होती है वह ओ का अपोजिट है। मीन्स यदि आपने याद कर लिया कि जो ऑल की स्टेटमेंट है वहां पर केवल सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और जो प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो आपको साथ साथ में ये भी याद हो गया है कि जो सम नोट होता है वह ए का अपोजिट होता है। तो यहाँ पर प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मीन्स ए की स्टेटमेंट सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ओ के केस में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और नो के केस में जो नो वाली स्टेटमेंट होती है वहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, और जब सम होता है वहां पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। That's- अब हम डिस्कस करने वाले हैं वैलिड स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि मिडल टर्म क्या होती है और माइनर टर्म क्या होती है और मेजर टर्म क्या होती है। इसके साथ ही पॉपुला क्या होता है। तो इसे हम किस एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है ऑल ए
आर बी, ये है प्रीमाइस 1। प्रीमाइस 2 है हमारे पास सम बी आर सी, कंक्लूजन निकला नो ए आर सी। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिडिल टर्म क्या होती है। जो मिडिल टर्म होती है जिसे कॉमन टर्म या कैंसिलिंग टर्म कहा जाता है। तो जब हम इस स्टेटमेंट को रीड करते हैं कि ऑल ए आर बी एंड सम बी आर सी, तो यहाँ पर हमें प्रेमाइस 1 और प्रेमाइस 2 में दो टर्म है जो हमें कॉमन देखने मिलती है, वो है बी। तो ये हो जाएगी हमारी कैंसिलिंग टर्म, जिसे कॉमन टर्म कहा जाता है। यह कभी भी कंक्लूजन में नहीं आती, ये भी आपको याद रखना होगा। इसके बाद हम जानते हैं कि मेजर टर्म कौन सी और माइनर टर्म कौन सी होती है। तो जो हमारा कंक्लूजन होता है इसमें हमें माइनर और मेजर टर्म देखने को मिलती है। तो जो हमारा प्रेडिकेट होता है, मीन्स जो लास्ट टर्म होती है, तो हमारा क्या होता है, ये हमारी मेजर टर्म होती है, मेजर टर्म। और जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ए, ये हमारी माइनर टर्म होगी। माइनर टर्म मीन्स कंक्लूजन का जो सब्जेक्ट होता है माइनर टर्म होती है, और जो प्रेडिकेट होता है वह मेजर टर्म होती है। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि पोपुला क्या था। पोपुला मीन्स जो क्या जोड़ता है, जो ए और बी को जोड़ रहा है, बी और सी को जोड़ रहा है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ये दे रखी है आपको हेल्पिंग वर्ब आर, यही हमारी क्या होती है, पोपुला होती है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडल टर्म और पोपुला समझ में आ गया तो आसानी से वैलिड स्ट्रक्चर और आर्गुमेंट को समझ पाएंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि एक वैलिड स्ट्रक्चर क्या होता है आर्गुमेंट का। वैलिड स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट में देखने को मिलता है कि जो सबसे पहली प्रेमाइस होती है वह आपको देखने को मिलती है मेजर प्रेमाइस, प्रेमाइस 1। और जो सेकंड होती है स्टेटमेंट होती है वो आपको देखने को मिलती है माइनर प्रीमाइस। जो आपका फिर थर्ड आ जाता है आपका कंक्लूजन। दैट्स ऑल। हमें आर्गुमेंट में सिर्फ इतना ही स्टडी करना था। अब हम डिस्कस करते हैं अपने नए टॉपिक पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। इसमें हम आज स्टडी करने वाले हैं तीन टाइप्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग, एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग, और एक होता है एबडक्टिव रीजनिंग। एक कंपैरिजन चार्ट के थ्रू हम इन्हें समझेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है इंडक्टिव रीजनिंग। इस साइड लिख लेते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। तो हम देखने को मिलता है सबसे पहले जानते इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है ये किस पर बेस्ड होती है। तो जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है इसमें अप्रोच होती है, ये होती है स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ अप्रोच हमें देखने को मिलती है, पर्टिकुलर टू जर्नल की तरफ इसमें स्टेटमेंट जाती है। इसके बाद आता है डिडक्टिव आर्गुमेंट। डिडक्टिव इंडक्टिव आर्गुमेंट का अपोजिट होगा, यहाँ पर हमें जर्नल टू पर्टिकुलर देखने को मिलता है। और इसके बाद रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो जनरेटिव आर्गुमेंट में रिजल्ट होता है, यह रिजल्ट प्रोबेबली भी ट्रू देखने को मिलता है। मीन्स यह ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन कभी 100% ट्रू नहीं हो सकता है। तो डिडक्टिव रीजनिंग में जो रिजल्ट होता है वह हमें 100% ट्रू देखने को मिलता है। अब हम एक एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो इंडक्टिव आर्गुमेंट का एग्जाम्पल है कि 3 cats आर ब्लैक, 3 बिल्लियां ब्लैक है। तो हमने कंक्लूजन निकाल लिया, तो ऑल कैट्स आर ब्लैक। अभी हमने स्टडी किया था कि जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट होता है कैसा होता है, प्रोबेबिलिटी ट्रू होता है, फॉल्स होता है।
तो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि तीन बिल्ली क्या है, काली है। तो हमने इसे क्या अनुमान लगाया, ऑल कैट्स आर ब्लैक। तो ये क्या हो गया, ये रिजल्ट हमारा प्रोबेबली भी में आ गया। प्रोबेबली भी ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। तो ये हो गया इंडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल। अब हम समझ लेते हैं डिडक्टिव रीजनिंग को एग्जाम्पल के थ्रू। तो डिडक्टिव रीजनिंग का एग्जाम्पल है कि ऑल बॉयज आर स्मार्ट, राम इज ए बॉय। तो राम इज आल्सो स्मार्ट, आल्सो स्मार्ट। डिडक्टिव रीजनिंग का, क्योंकि यहाँ पर हमें जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है वह 100% ट्रू प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, इसके कंपैरिजन चार्ट की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो इंडक्टिव और डिडक्टिव, इंडक्टिव डिडक्टिव तो अप्रोच की बात करते हैं कि जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वह कैसे चलती है, वह नॉन टू अननोन की तरफ चलती है। जबकि जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है यह अननोन टू नो की तरफ चलती है। इसके बाद हम स्टार्टिंग को देख लेते हैं। जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है यह स्टार्ट कहाँ से होता है, यह स्टार्ट फ्रॉम कंक्लूजन। यह कंक्लूजन से स्टार्ट होता है और कहाँ पर समाप्त होता है, थ्योरी पर समाप्त होता है। जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है यह स्टार्ट होता है थ्योरी से और समाप्त होता है कंक्लूजन पर। समाप्त होता है कंक्लूजन क्या, समाप्त होता है ऑब्जर्वेशन पर। तो हम देखते हैं कि जो इंडक्टिव आर्गुमेंट होता है वह स्टार्ट होता है कंक्लूजन से और समाप्त होता है थ्योरी पर। जो डिडक्टिव आर्गुमेंट थ्योरी से स्टार्ट होता है और ऑब्जर्वेशन पर समाप्त होता है। अब हम इनकी प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव, तो जो इंडक्टिव की प्रोसेस होती है इसको याद करने की ट्रिक होती है OPHT। मीन्स यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो उसके बाद उसके पैटर्न बनाए जाते हैं, फिर हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, फिर हम क्या पूछते हैं, थ्योरी तक को पूछते हैं। डिडक्टिव आर्गुमेंट इसका अपोजिट होता है जिसकी ट्रिक होती है थोप। मीन्स यहाँ पर आपके पास पहले एक थ्योरी होती है, फिर एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, फिर उसका क्या बनाते हैं आप, पैटर्न बनाते हो, जिसके बाद आप एक कंक्लूजन पर या कंफर्मेशन पर पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त जो इंडक्टिव आर्गुमेंट होता है वह क्या होता है, यह पाथ टू पोल की तरफ जाता है। मीन्स एक छोटे से टुकड़े से पोल की तरफ जाता है, सभी की तरफ जाता है। जो डिडक्टिव आर्गुमेंट होता है यह पोल टू पार्ट की तरफ जाता है। दैट्स ऑल। डिडक्टिव और डिडक्टिव आर्गुमेंट में सिर्फ इतना ही स्टडी करना था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ रीजनिंग, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एबडक्टिव रीजनिंग। तो जो एबडक्टिव रीजनिंग होती है यहाँ पर हमें रिजल्ट कैसा देखने को मिलता है, यहाँ पर जो हम रिजल्ट है वह ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्व करते हैं उसके आधार पर बेस्ट तुका या बेस्ट गैस लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारी जो ऑब्जर्वेशन होती है कैसी होती है, इनकम्प्लीट होती है, इनकम्प्लीट ऑब्जर्वेशन होती है। जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, जिससे जो कि मे बी ट्रू भी हो सकती है या फॉल्स भी हो सकती है। दैट्स ऑल। हमें टाइप्स ऑफ रीजनिंग में सिर्फ इतना ही रीड करना था। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कैनोटेशन और डिनोटेशन। तो कैनोटेशन, कैनोटेशन जिसे इंटेंशन भी कहा जाता है, मीन्स इरादा होता है इसके पीछे कुछ ना कुछ। डिनोटेशन जिसे एक्सटेंशन कहा जाता है,
आंसर लिखा जाता है। कैनोटेशन क्या होता है? यह स्मॉल से बिग की तरफ जाता है। जो डिनोटेशन में जो स्टेटमेंट होती है वह बिग से स्मॉल की तरफ जाती है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कैनोटेशन या कोनोटेशन। तो कोनोटेशन क्या होता है? एक हमारे फीलिंग से रिलेटेड मीनिंग होता है। फीलिंग रिलेटेड मीनिंग होता है। एग्जाम्पल हो गया होम, स्वीट होम। एक कोनोटेशन का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद समझते हैं हम डिनोटेशन को। तो डिनोटेशन होता है, इसके नाम में छिपा हुआ है डी, जिसका अर्थ होता है यहाँ पर आपको कैसा डिक्शनरी मीनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मीन्स यहाँ पर कैसा मीनिंग होता है? हिडन की बजाय यहाँ पर डायरेक्ट मीनिंग शो होता है। जैसे कि आपने लिखा होम, तो आसानी से सब समझ पाएंगे कि ईंट पत्थर से बना हुआ घर। इसमें आपकी कोई फीलिंग नहीं जुड़ी हुई है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जहाँ से यूजीसी नेट पेपर में क्वेश्चन बनता है, कैनोटेशन इंक्रीज और डिनोटेशन डिक्रीजिंग होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोनोटेशन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। तो हम देखते हैं जब कोनोटेशन इंक्रीज होता है, ये हमारी भावनाएं यहाँ पर क्या होती है, हमारी जो फीलिंग होती है वह बढ़ेगी। जब डिक्रीजिंग होगी तो हमारी फीलिंग घटेगी। हमें सिर्फ इतना ही याद रखना। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको एग्जाम्पल दे रखा है एनिमल, मैमल्स, फेलाइन, लास्ट में हो गया टाइगर। तो ये एग्जाम्पल है इंक्रीजिंग इंटेंशन का, क्योंकि इंक्रीजिंग इंटेंशन को अभी हमने स्टडी किया था कि यहाँ पर हमारी भावनाएं क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम देखते हैं कि एक एनिमल, इस व्यक्ति ने कहा है कि एक जानवर, मीन्स एक पशु, आपकी भावनाएं धीरे धीरे बढ़ेंगी। इसके बाद आता है जब आप एनिमल से टाइगर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपकी भावनाएं क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा इंक्रीजिंग इंटेंशन का, जो टाइप होता है कैनोटेशन का। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये पीछे जो स्टेटमेंट दे रखी थी एनिमल, मेमल्स, फेलाइन, टाइगर, इसी को आपको याद रखना है। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि जो इंक्रीजिंग इंटेंशन होता है उसी का अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सटेंशन हो जाएगा। मीन्स यदि आपको इंक्रीजिंग इंटेंशन की ये वाली लाइन एनिमल से मैमल होता है और मैमल से फेलाइन की तरफ जाते हैं और फेलाइन से टाइगर की तरफ जाते हैं, तो क्या हो रही है, आपकी भावनाएं बढ़ रही है। तो इसी एग्जाम्पल को आप डिक्रीजिंग एक्सटेंशन में भी क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। तो अभी हमने स्टडी किया था कि जो हमारा इंक्रीजिंग एक्सटेंशन होता है वह अपोजिट होता है किसके, डिक्रीजिंग इंटेंशन की। तो यहाँ पर हमारी भावनाएं क्या हो रही होती है, धीरे धीरे घट रही होती है। तो इसमें आ जाएगा, इसमें जो हमने पहले एनिमल, मैमल्स, फेलाइंस, टाइगर पढ़ा था वो इसका अपोजिट हो जाता सेंटेंस। सबसे पहले आ जाएगा टाइगर, इसके बाद आएगा फेलाइन और इसके बाद आएगा मैमल और इसके बाद आ जाएगा एनिमल। तो ये एग्जाम्पल है डिक्रीजिंग इंटेंशन का। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो इंक्रीजिंग एक्सटेंशन होता है इसी का अपोजिट इसी
अपोजिट तो क्या कहेंगे, इसी जैसा होता है। डिक्रीजिंग इंटेंशन मीन्स ये दोनों सेम होते हैं। दैट्स ऑल। आज की क्लास में हम सिर्फ यहीं तक डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच सेशन को पूरा अटेंड करने के लिए। लास्ट में आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारे ये रिकॉर्डेड लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि आपको हमारे लेक्चर सीरीज, ये फ्री लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है। यदि आपको हमारे सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक पर भी क्लिक कर देना।